नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। SNR स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग DS लाल की पुस्तक ओशिनोग्राफी के महत्वपूर्ण चैप्टर समुद्र विज्ञान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जो है कि प्रमुख समुद्री खोज अभियानों के बारे में विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित महत्वपूर्ण देशों के विद्वानों के योगदान को हम विस्तृत से समझेंगे। किस देश के विद्वानों ने ओशिनोग्राफी में कितना और क्या योगदान दिया। बने रहिए हमारे साथ SNR स्टडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल के साथ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, इसलिए कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। समुद्र विज्ञान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। प्रसिद्ध भौतिकविद स्वरूप महोदय के मतानुसार महासागर के विषय में हमारा ज्ञान आज भी अपूर्ण एवं अपर्याप्त है, और प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के अनेक ऐसे विशाल क्षेत्र जिनके विषय में हमें बिल्कुल जानकारी नहीं है। इनके अधिकांश क्षेत्रों के संबंध में कुछ विशेष ऋतुओं की सामान्य दशाओं का ही ज्ञान प्राप्त है, किंतु भविष्य में ऐसी आशा की जाती है कि समुन्नत तकनीकी एवं कृत्रिम उपग्रहों तथा उन्नत राष्ट्रों की सहभागिता के द्वारा महासागरों के विषय में अधिकाधिक जानकारी प्राप्त हो जाएगी। यह सर्वविदित है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि आवश्यकता अगर न हो तो व्यक्ति जो है कि किसी विषय पर ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, किसी विषय के बारे में सोचेगा नहीं। अगर व्यक्ति को जब आवश्यकता पड़ती है तो वो एक नहीं लाखों उपाय करता है। इसीलिए एक कहावत बिल्कुल सही है कि आवश्यकता ही जो है आविष्कार की जननी है। निरंतर बढ़ती हुई विश्व की जनसंख्या औद्योगिकरण के क्षेत्र में प्रत्याशित एवं कल्पनातीत प्रतियोगिता तथा भौतिक दृष्टि से विकास के लिए उन्नत एवं उन्नतशील देशों की अंधाधुंध दौड़ आदि ने महाद्वीपों के संसाधनों का तीव्र गति से क्षरण कर दिया है, और ऊर्जा के परंपरागत साधनों जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि की संचित राशियां तो अधिकांश उन्नत देशों में समाप्त प्राय हो चुकी हैं। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए पृथ्वी के लगभग 3/4 भाग पर फैले हुए महासागर ही एकमात्र वैकल्पिक शेष रह गए हैं। स्वाभाविक है कि ऐसी दशा में महासागरों के संबंध में यथासंभव पूर्ण जानकारी प्राप्त की जाएगी। इस कार्य में वैज्ञानिकों द्वारा प्राप्त उपलब्धियों से सहायता ली जा सकती है। सच तो यह है कि आधुनिक युग के विश्व में राष्ट्रों ने महासागरों की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया है। समुद्र की सतह से लेकर उसके नितल तक के विषय में विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों जैसे कृत्रिम उपग्रह, रडार और परमाणु ऊर्जा संचालित जहाज़ों तथा पनडुब्बियों की सहायता से जानकारी प्राप्त की जा रही है। पूर्व काल में किए गए खोजों का महत्व कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। महासागरों के संबंध में प्रचलित भ्रांतियों को दूर करने तथा पृथ्वी के विभिन्न
भागों के विषय में पता लगाने में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले उन वीर साहसिक अनुसंधानकर्ताओं के प्रति हमें सदैव आभारी होना चाहिए। उन अनुसंधानकर्ताओं ने सीमित संसाधनों के बावजूद अपने अदम्य साहस के बल पर महासागरों में यात्रा करके विभिन्न प्रकार की खोजों के द्वारा हमें तत्संबंधी ज्ञान जो वृद्धि और मानवता के कल्याण हेतु जो बलिदान दिया वह आज भी स्तुति करने योग्य है। ऐसे ही कुछ अनुसंधानकर्ताओं के विषय में कुछ याद करने का निम्न पैराग्राफों में प्रयास किया गया। इनमें कोलंबस, वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, मैगेलन, एरिक द रेड आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। महासागरों के संबंध में आज तक उपलब्ध ज्ञान अभी अधूरा है। संभवतः भविष्य में समुन्नत प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम उपग्रहों की सहायता से समुद्र विज्ञान के रिक्त स्थानों की पूर्ति करना संभव हो सकेगा, किंतु महासागर संबंधी वर्तमान ज्ञान के यथार्थ मूल्यांकन के लिए हमें अतीत में झांकने पड़ेगा। वस्तुतः सागरों के विषय में अभी तक हमने जितना ज्ञान अर्जित किया वह विभिन्न वैज्ञानिक विषयों में अब तक हुई प्रगति की देन है। इसके साथ ही हमें उन साहसी समुद्री यात्रियों के योगदान की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने सीमित साधनों के बावजूद महासागरों के वक्षस्थल पर जोखिम भरी यात्राएं करके हमें उसका विवरण उपलब्ध कराया। विद्वानों ने इस बात पर पूर्ण सहमति है कि यद्यपि एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में समुद्र विज्ञान की नींव प्राचीन काल में रखी गई थी, किंतु इसका विकास मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में हुआ। इसका विकास जो है कि मुख्य रूप से 19वीं शताब्दी में हुआ। हार्डमैन ने भी इस धारणा की पुष्टि की है कि समुद्र विज्ञान का विकास वर्तमान युग में हुआ। हार्डमैन ने भी इसी धारणा की पुष्टि की है कि समुद्र विज्ञान का विकास वर्तमान युग में हुआ, किंतु इसकी उत्पत्ति अत्यंत प्राचीन है। इसमें तनिक संदेह नहीं है कि क्लासिकल पीरियड में यूनानी अथवा रोमन दार्शनिक वैज्ञानिकों को पृथ्वी के विषय में पूरी जानकारी नहीं थी। उनका ज्ञान भूमध्य सागर तक ही सीमित था और 15वीं शताब्दी के पूर्व तक यद्यपि कई देशों में इनका संपर्क हो चुका था, तथापि तत्कालीन विस्तार मंद एवं अस्थायी रहा। यूनानियों का कार्यक्षेत्र भूमध्य सागर के समीपी देशों तक ही सीमित था और नौकायान के लिए आवश्यक एवं उपयोगी उपकरणों के अभाव में समुद्रों के तट के निकट रहकर ही नावें चलाई जाती थीं। रात्रिकाल में खुले समुद्रों में दिशा के ज्ञान का एकमात्र साधन आकाश के तारे थे। तत्कालीन समाज में महासागरों के बारे में अनेक अंधविश्वासों अथवा भ्रांत धारणाओं का बोलबाला था। समुद्र के किनारे निवास करने वाले मानव ने सर्वप्रथम अपने भोजन की तलाश में इनसे परिचय किया और धीरे धीरे मछली पकड़ना उनका मुख्य व्यवसाय बन गया। किंतु सभ्यता के विकास के साथ साथ नौकाओं में सुधार किए गए और ऐसी नावों का निर्माण कर लिया गया जिनमें बैठकर दूर दूर तक सुरक्षित यात्रा की जा सकती थी। उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि 2000 ईसा पूर्व में फिनीशियनों को नौकाओं के निर्माण एवं संचालन की कला मालूम थी। दोस्तों, सबसे पहले जो है कि नौकाओं की कला, इनको संचालित करने और इनको बनाने की कला सबसे पहले फिनीशियनों को जो है कि पता थी। फिनीशियनों ने ही सबसे पहले नौकाओं का आविष्कार किया और उनको संचालन किया। अपनी नौकाओं के द्वारा ये लोग भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर के तटवर्ती समुद्रों में घुमा करते थे। इनके व्यापारिक संबंध दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से भी थे। इन्होंने कनारी द्वीप समूह की खोज की। कनारी द्वीप समूह की खोज जो है कि वो फिनीशियनों ने ही की।
उन्होंने 590 ईसा पूर्व अफ्रीका की समुद्री यात्रा की और यूरोप के तटवर्ती क्षेत्रों की यात्रा करते हुए इन्हें ग्रेट ब्रिटेन तक पहुंचने में सफलता मिली। प्राचीन यूनानियों के लिए ओकिनास, जो महासागर के लिए प्रयुक्त ग्रीक शब्द था, एक विशाल सरिता के समान था। दोस्तों, जो प्राचीन यूनानी थे ये लोग समुद्र के लिए ओकिनास शब्द का प्रयोग करते थे। ओकिनास शब्द जो है कि एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है विशाल सरिता, जिससे पृथ्वी की चक्रिका घिरी हुई थी और जो हेक्यूरलिस के स्तंभों के दूसरी ओर स्थित था। इन स्तंभों से तात्पर्य उन पर्वतों से है जो जिब्राल्टर जल संयोजक के दोनों ओर स्थित हैं। चिर सम्मत काल अथवा क्लासिकल पीरियड। अरस्तु के प्रसिद्ध ग्रंथ मेट्रोलॉजिका में महासागर और वायुमंडल के अंतर संबंधों की व्याख्या की गई है। इस ग्रंथ में बाष्पन, संघनन एवं वर्षण जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख भी मिलता है। अरस्तु एक ऐसा महान दार्शनिक था जिसकी दृष्टि अनेक विषयों पर पड़ी। ऐसे विज्ञान, साहित्य, कला तथा अन्य विषय जलीय चक्र की परिकल्पना का श्रेय भले ही एक अन्य ग्रीक दार्शनिक अनेक्सागोरस को दिया जाए, किंतु इस तथ्य को सर्वप्रथम अरस्तु जी ने ही प्रस्तुत किया था, जो मेट्रोलॉजिका में वर्णित है। जो जलीय चक्र की जो है कि परिकल्पना है, इसका सबसे पहले जो है कि वर्णन अरस्तु ने ही किया था, परंतु इस शब्द को उत्पत्ति करने का जो है कि श्रेय ग्रीक दार्शनिक अनेक्सागोरस को दिया जाता है, परंतु मेट्रोलॉजिका में इनसे पहले अरस्तु जी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। समुद्र विज्ञान के विकास में इतिहास के इस कालखंड में यूनानी तथा रोमन दार्शनिकों का योगदान निश्चित रूप से अत्यंत सराहनीय रहा और हेरोडोटस ने 490 ईसा पूर्व एक ऐसा मानचित्र बनाया जिससे यूनानियों द्वारा विश्व की परिकल्पना का परिचय मिलता है। हेरोडोटस ने सबसे पहले जो है कि मानचित्र का निर्माण किया, जिसके द्वारा यूनानियों द्वारा विश्व की परिकल्पना का परिचय मिलता है। इस मानचित्र में भूमध्य सागर को केंद्र में मानकर उसके चारों ओर ग्रीक सभ्यता का प्रभाव दिखाया गया है। इसमें प्रदर्शित भूखंड की उत्तरी, पूर्वी तथा दक्षिणी सीमाएं क्रमशः यूरोप, एशिया तथा लीबिया द्वारा दिखाई गई हैं। इन्हें पश्चिम में मेयर अटलांटिक, दक्षिण में मेयर ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण पूर्व में मेयर एरिथ्रियम आदि समुद्रों से घिरा प्रदर्शित किया गया है। सबसे अधिक रोचक तथ्य यह है कि उस मानचित्र में यूरोप तथा एशिया के उत्तरी तथा उत्तरी पूर्वी किनारों को अज्ञात प्रदर्शित किया गया है। इन यूनानियों का मानना था कि विभिन्न महासागरों की सीमाओं पर पृथ्वी समाप्त हो जाती है और उसके आगे अतल गर्त है। यूनानी खगोल शास्त्री पीथियस ने 325 ईसा पूर्व में आइसलैंड की यात्रा की थी तथा उसने खगोल शास्त्रीय माप के अक्षांश ज्ञात करने की विधि ढूंढ निकाली। उसी की परिकल्पना थी कि समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से उत्पन्न होता है। इरेटोस्थनीज प्रथम यूनानी गणितज्ञ था जिसने पृथ्वी की परिधि की गणना की थी। पृथ्वी की परिधि की गणना सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने की थी और उसके अनुसार पृथ्वी की परिधि 40,000 किलोमीटर बताई गई, जबकि पृथ्वी की वास्तविक परिधि
40,032 किलोमीटर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दोनों का अंतर बहुत कम है। सबसे पहले पृथ्वी की परिधि की गणना किसने की थी? तो वो इरेटोस्थनीज ने की थी और उसने पृथ्वी की परिधि की जो है कि लंबाई 40,000 किलोमीटर बताई थी, जो वास्तविक दूरी 40,032 किलोमीटर के बिल्कुल करीब है। पीछे इसके बाद में स्ट्रेबो जो था, स्ट्रेबो तथा सेनेका दो ऐसे रोमन विद्वान थे जिन्होंने भौगोलिक ज्ञान की अभिवृद्धि की। जहां स्ट्रेबो ने ज्वालामुखी क्रिया तथा नदी अपरदन पर प्रकाश डाला। स्ट्रेबो ने जो है कि ज्वालामुखी क्रिया और नदी अपरदन पर प्रकाश डाला, वहीं सेनेका ने जलीय चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया। उसने महासागरों की सतह से निरंतर होने वाली वाष्पन की प्रक्रिया से भी परिचय कराया। 150 ईस्वी में टॉलेमी ने विश्व का मानचित्र प्रस्तुत किया, जिसका अवलोकन करने में रोमन निवासियों के विश्व भूगोल के ज्ञान का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। इस मानचित्र में पहली बार अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया था। दोस्तों, टॉलेमी वो प्रथम विद्वान था जिसने अक्षांश और देशांतर रेखाओं के सहित विश्व का मानचित्र बनाया। इस मानचित्र में पहली बार अक्षांश और देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया था। टॉलेमी द्वारा निर्मित मानचित्र में हिंद महासागर को एक अज्ञात स्थल खंड से घिरा दिखाया गया था। इस प्रकार भौगोलिक ज्ञान की वृद्धि में ग्रीक और रोमन दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बावजूद महासागरों तथा सागरों के संबंध में उनकी जानकारी बिल्कुल सीमित एवं अपूर्ण थी। अंधयुग, डार्क एज ऑफ द डिस्कवरी, खोज का अंधयुग। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद रोमन और यूनानी दार्शनिकों द्वारा किए गए बौद्धिक कार्यों का लोप हो गया। तत्कालीन राजनीतिक स्थिति ऐसी परिवर्तित हो गई कि संपूर्ण भूमध्य सागर तथा समीपवर्ती देशों पर अरबों का आधिपत्य स्थापित हो गया। अरब के धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा यूरोप के पादरियों के हाथों में पड़कर ग्रीक और रोमन दार्शनिक की कृतियों का लोप हो गया। पृथ्वी संबंधी सभी पूर्ववर्ती वैज्ञानिक धारणाओं की उपेक्षा की जाने लगी। उनके स्थान पर अब धार्मिक कट्टरता तथा अंधविश्वासों का बोलबाला था। उदाहरणार्थ 6वीं शताब्दी के प्रसिद्ध नाविक कासमास द्वारा निर्मित विश्व मानचित्र तत्कालीन भौगोलिक अज्ञानता का द्योतक है। उस मानचित्र में पृथ्वी को आयताकार दिखाया गया, जिसकी लंबाई 20,000 किलोमीटर तथा चौड़ाई 10,000 किलोमीटर है। अरब के सौदागरों को अपने अनुभव के आधार पर अरब के ऊपर चलने वाली मानसूनी हवाओं की जानकारी प्राप्त हुई, जिसका उन्होंने अपनी समुद्री यात्राओं में भरपूर लाभ उठाया। मानसूनी हवाओं के दिशा परिवर्तन का बोध होने पर ग्रीष्मकालीन मानसून की अवधि में ये व्यापारी भारत सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य देशों की यात्रा किया करते थे। इनकी वापसी यात्रा में शीतकालीन मानसून से सहायता मिलती थी। इसी काल में यूरोप महाद्वीप में स्कैंडिनेविया, नॉर्वे तथा स्वीडन के वाइकिंग लोगों की खोज यात्राओं की धूम मची थी। इनकी यात्राएं उत्तरी अटलांटिक महासागर के पश्चिम की ओर होती थीं। 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आइसलैंड पर इनका अधिकार हो गया। एरिक द रेड ने सन 982 ईस्वी में उत्तरी अंध महासागर में अपना महाअभियान प्रारंभ किया। उसने ग्रीनलैंड से यात्रा करके बेफिन द्वीप की खोज की थी। बेफिन द्वीप की खोज दोस्तों एरिक द रेड ने की थी। अगर पूछा जाए कि
बैफिन द्वीप की खोज किसने की थी? तो बैफिन द्वीप की खोज एरिक द रेड ने की थी। उसके पुत्र लेफ एरिक्सन ने दक्षिण पश्चिम दिशा में अपनी यात्राओं का आयोजन करके वाइनलैंड की खोज की थी। वाइनलैंड की खोज एरिक द रेड के पुत्र लेफ एरिक्सन ने की थी। इसी क्रम में वह न्यूफाउंडलैंड तक पहुंच गया। ज्ञातव्य है कि इस अवधि में जलवायु अपेक्षाकृत गर्म हो चली थी। उसने यात्रियों को शीत प्रधान भूखंडों की यात्रा करने में कम कठिनाई झेलनी पड़ी। तेरहवीं शताब्दी में जलवायु में परिवर्तन हुआ और ठंडक बहुत बढ़ गई। उत्तरी अटलांटिक महासागर में हिमखंडों का प्रसार हुआ। इस प्रकार के जलवायु परिवर्तन में वाइकिंग लोगों की समुद्री यात्राओं पर विराम लग गया और उनके उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी। समुद्र विज्ञान में चीनियों का योगदान। द चाइनीज कंट्रीब्यूशन टू ओशियनिक अंडरस्टैंडिंग। समुद्र विज्ञान में चीन का योगदान अत्यंत विशाल एवं सराहनीय रहा है। दिक्सूचक यंत्र कंपास का आविष्कार चीन के वैज्ञानिक ने सन 1000 में किया और इसका उपयोग भी इन्हीं के द्वारा लंबी दूरी की नाव द्वारा यात्रा करने में प्रथम बार किया गया। दोस्तों, दिक्सूचक यंत्र का आविष्कार चीन के विद्वानों ने किया था, जो नाव के द्वारा लंबी दूरी की समुद्री यात्रा किया करते थे। तो वहाँ पे दिशा का सही ज्ञान करने के लिए सबसे पहले चीनियों ने ही इसका प्रयोग भी किया था और इस यंत्र ने भावी समुद्री यात्रा में अन्य देशवासियों की बहुत अधिक सहायता की। सन 1100 अर्थात 1100 में चीन में आंतरिक जलमार्गों की विस्तृत प्रणाली का विकास किया गया। इनमें से कुछ जलमार्गों को प्रशांत महासागर से जोड़ा गया ताकि समुद्री मार्ग से सुदूर प्रांतों को सुगमतापूर्वक माल पहुंचाया जा सके। अंधयुग। अंधयुग में यूरोपियों का ध्यान समुद्रों की जानकारी प्राप्त करने से हट गया। इसके विपरीत इसी समय चीन के नाविकों ने अपने हुनर का विस्तार किया और बड़े आकार वाली नावों का निर्माण करके उन्हें समुद्र में सुदूर यात्रा के अनुकूल बनाया और सन 1405 से 1433 के बीच में चीनी यात्री सुदूर प्रदेशों की खोज में निकल पड़े। एडमिरल जेंगी के नेतृत्व में सर्वप्रथम सबसे बड़े जहाजी बेड़े के साथ 317 नावों तथा 37,000 नाविकों के साथ हिंद महासागर और इंडोनेशिया तथा अफ्रीका के दक्षिणी सिरे से होकर अटलांटिक महासागर की खोज यात्रा पूरी की गई। और वास्तव में चीनियों का एकमात्र उद्देश्य मिंग राजवंश के वैभव तथा शक्ति का प्रचार एवं प्रदर्शन करना था और इसके साथ ही सुदूर क्षेत्रों के निवासियों के प्रति अपनी उदारता का परिचय देना था। जो है कि चीनियों के नाविकों का मेन उद्देश्य क्या था? तो चीनियों के नाविकों का मेन उद्देश्य था कि वो लोग अपने यहाँ के मिंग राजवंश के वैभव और शक्तियों का प्रचार करना चाहते थे, उनकी शक्तियों को प्रदर्शित करना चाहते थे पूरी दुनिया के सामने और अपनी जो है कि उदार स्वभाव का परिचय देना लोगों को। वो अपने आप को बहुत ही समृद्ध और शक्तिशाली बताने के प्रयास में जो है कि अपने खोजी दल और नाविक जहाज़ों बेड़ों के साथ में वो देशों की यात्राओं पर निकलते थे। जहाजी बेड़ों में सबसे बड़े जहाज़ की लंबाई 134 मीटर थी। कितनी थी? इसमें जो है कि सबसे बड़े जहाजी बेड़े की लंबाई 134 मीटर थी, जो एडमिरल जेंगी के नेतृत्व में निकला था
और मस्तूलों की संख्या 9 थी। इस बेड़े में सुंदर दस्तकारी की वस्तुएं तथा अन्य बेशकीमती सामान थे, जिसे सुदूर प्रदेशों के लोगों में वितरित करके वे यह बतलाना था कि अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा चीन अधिक समृद्ध और संपन्न था। स्मरण रहे कि इस मिशन को पूरा करने और दूर देशों की यात्रा समुद्र के रास्ते संपन्न करने के पहले तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता रही होगी। यहाँ यह जान लेना आवश्यक है कि समुद्री यात्रा में प्रयोग किए गए जहाज़ों में चीन के द्वारा अनेक प्रकार के सुधार तथा अभिनव प्रयोग किए गए, किंतु राजनीतिक कारणों से सन 1433 में चीन को अपनी महत्वाकांक्षी खोज यात्राओं को स्थगित करना पड़ा। अतः समुद्र विज्ञान की प्रगति में चीन में बाधा पड़ना स्वाभाविक था, किंतु यह मानना पड़ेगा कि चीन का तकनीकी ज्ञान भविष्य में और पाश्चात्य देशों के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ, जिसमें उनके द्वारा अनेक खोज किए गए तथा समुद्रों के विषय में यथासंभव अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयासों में चीन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। खोज का स्वर्णिम युग, द गोल्डन एज ऑफ डिस्कवरी। द गोल्डन एज ऑफ डिस्कवरी, खोज का स्वर्णिम युग। सन 1492 ईस्वी से सन 1522 तक के 30 वर्षों के कालखंड को खोज का स्वर्णिम युग, एज ऑफ डिस्कवरी कहा जाता है। इस अवधि में की गई खोज तथा संपूर्ण समुद्री यात्राओं से संसार में एक नए युग का प्रारंभ हुआ। इसके पूर्व पृथ्वी के संबंध में लोगों का ज्ञान सीमित एवं भ्रामक था और मध्य युगीन लोगों का विश्वास था कि पृथ्वी चपटी है और समुद्री यात्राएं अत्यंत कष्टप्रद एवं कठिन थीं। जहाज छोटे और असुरक्षित थे, नावों को हवा पर निर्भर रहना पड़ता था, नाविकों के पास दिक्सूचक यंत्र, कंपास आदि आवश्यक उपकरणों का अभाव था और समुद्रों के बारे में अनेक भ्रांत धारणाएं प्रचलित थीं। समुद्री लुटेरों का आतंक था और इस प्रकार उस युग में समुद्री यात्राएं निरुपद नहीं थीं और 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक विश्व के बड़े भाग से लोग अपरिचित थे। अमेरिका, अफ्रीका, एशिया के अधिकांश भाग, ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड के बारे में लोगों को बहुत कम मालूम था। वस्तुतः उस समय अटलांटिक महासागर के दूसरी ओर उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका जैसे महाद्वीपों की संकल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसी प्रकार अफ्रीका की परिक्रमा समुद्री मार्ग से करने की बात भी नहीं सोची जा सकती थी। यद्यपि अब तक पृथ्वी के गोल होने की बात लोग समझने लगे थे, फिर भी लोगों को भय था कि समुद्र में यात्रा जारी रखने पर शायद उसका अंत कहीं न मिले और पृथ्वी की छोर पर पहुंचकर धरती से गिर पड़े। इतनी हास्यास्पद कल्पना भी लोगों की इस ग्रह के संबंध में प्रचलित थी। इसी प्रकार 15वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो व्यापारिक कामकाज कुस्तुनतुनिया के स्थल मार्ग से होता था, वह अब यूरोप के व्यापारियों के लिए निरापद नहीं रह गया था। कारण यह कि उपर्युक्त नगर अब तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो चुका था। ज्ञातव्य है कि पुनर्जागरण काल 1350 से 1550 ईस्वी में यूरोप का ध्यान शेष दुनिया की ओर गया और यूरोप के यात्रियों ने विश्व के अन्य देशों तक पहुंचने के लिए नए मार्गों की खोज की। इस प्रकार यूरोप के साहसी यात्रियों ने अपना विस्तार प्रशांत तथा अटलांटिक महासागर के पार तक करने में सफलता पाई। इस युग में की गई भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारण निम्नलिखित थे।
जैसे आर्थिक कारण, औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार की लिप्सा और वाणिज्य व्यवसाय का विस्तार, ईसाई धर्म का दूसरे देशों में प्रचार प्रसार और अंधविश्वासों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि आदि महत्वपूर्ण जो कारण थे। इनके कारण लोगों ने अपनी खोजी यात्राएं की और लोगों में ये एक रोचक विषय बन गया समुद्र में यात्राओं करना और खोज करने का। इसमें जो है कि स्पेन और पुर्तगाल का योगदान। भौगोलिक खोज के इस महान युग में पुर्तगाल और स्पेन के प्रयास सराहनीय रहे। प्रिंस हेनरी द नेविगेटर ने खोज यात्रियों को अनेक प्रकार से प्रोत्साहित ही नहीं किया बल्कि उन्हें हर प्रकार की सहायता भी पहुंचाई। सन 1486 ईस्वी में अफ्रीका का चक्कर लगाने वाला प्रथम यात्री पुर्तगाल निवासी बार्थोलोम्यू डायज था। कि सन 1486 में अफ्रीका का चक्कर लगाने वाला प्रथम पुर्तगाली निवासी बार्थोलोम्यू डायज था। बार्थोलोम्यू डायज ने ही 1486 ईस्वी में अफ्रीका का चक्कर लगाया। वो प्रथम बार्थोलोम्यू डायज ही था जिसने अफ्रीका का चक्कर लगाया। इन्हीं का अनुसरण करके सन 1498 में वास्को डी गामा नामक अन्य पुर्तगाली यात्री अफ्रीका का चक्कर लगाने वाले समुद्री मार्ग से दक्षिणी भारत के पूर्वी तट पर पहुंचने में सफल हुआ और दूसरी ओर अटलांटिक महासागर को पार कर पश्चिम दिशा से भारत पहुंचने का मार्ग ढूंढने के लिए 3 अगस्त 1492 ईस्वी को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपने 88 नाविकों तथा 3 जहाजी बेड़ों के साथ कनारी द्वीप समूह से अपनी ऐतिहासिक यात्रा प्रारंभ की। जब 12 अक्टूबर 1492 ईस्वी को कोलंबस को स्थल दिखाई पड़ा तो उसने भारत की भूमि समझने की भूल कर दी। वास्तव में कोलंबस भ्रमवश यह समझ बैठा था कि भारत पहुंचने का अटलांटिक मार्ग अफ्रीका वाले मार्ग की अपेक्षा छोटा था। वो छोटा इसलिए समझता था क्योंकि वो भारत नहीं पहुंचा था, वो अमेरिका पहुंचा था। अपनी प्रथम यात्रा से स्पेन वापस लौटकर उसने उस नए भूभाग का जो विवरण प्रस्तुत किया। उससे उत्साहित होकर उसकी अन्य 2 यात्राओं का आयोजन किया गया। कोलंबस स्पेन की रानी इसाबेला के राजकोष में न धन दे सका और न ही उसको गर्म मसाले, रेशम एवं विलासिता की सामग्री उपलब्ध हुई। 1506 ईस्वी में इस महान नाविक की मृत्यु हो गई और इसका अंत बड़ा ही दुखद रहा। इस प्रकार भारत पहुंचने के प्रयास में कोलंबस को अमेरिका की खोज का श्रेय मिला। इसकी खोज से अब दुनिया के अन्वेषण तथा उपनिवेशीकरण का मार्ग खुल गया। इसी अवधि में स्पेन और पुर्तगाल के यात्रियों ने दक्षिणी, उत्तरी तथा मध्य अमेरिका की खोज यात्राएं संपन्न की और इन यात्राओं के फलस्वरूप अटलांटिक महासागर के विषय में काफ़ी जानकारी प्राप्त की गई, किंतु प्रशांत महासागर अब तक अज्ञात बना रहा। इस संबंध में बालबोआ ने पनामा के स्थल डमरू मध्य को पार करके पूर्व का मार्ग ढूंढने का प्रयास किया। उसे एक पर्वत शिखर से प्रथम बार प्रशांत महासागर के दर्शन हुए और खोज के उस स्वर्णिम युग की पराकाष्ठा थी कि स्पेन निवासी फर्डिनेंड मैगलन ने 1519 ईस्वी में जल मार्ग से की गई विश्व की परिक्रमा। मैगलन अटलांटिक महासागर में यात्रा करते हुए 52 अंश दक्षिण अक्षांश के निकट दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी सिरे तक पहुंचा और वहां एक
जलडमरू मध्य पार करके उसने दक्षिण प्रशांत महासागर में प्रवेश किया और आगे चलकर उस जल संयोजक का नामकरण इसी यात्री के नाम पर मैगलन जल संयोजक हुआ। सन 1521 में उसने फिलीपींस द्वीप की खोज यात्रा प्रारंभ की, जहां आदिवासियों के साथ हुई लड़ाई में इस महान और साहसी नाविक के जीवन का अंत हो गया। केवल मैगलन ही ऐसा यात्री था जिसे भारत, चीन, जापान और मसाले के द्वीपों तक पहुंचने का पश्चिमी मार्ग ढूंढने में सफलता मिली। उसका एक साथी सेबेस्टियन ने अपने जहाजी बेड़े के साथ जहाज विक्टोरिया को लेकर हिंद महासागर के रास्ते सन 1522 में स्पेन वापस लौटकर मैगलन के विश्व परिक्रमा करने के सपने को साकार किया। दोस्तों, ये यहाँ पर मानचित्र में मैगलन की हुई यात्रा को रेखांकित किया गया है। यहाँ पर दोस्तों मैगलन की हत्या कर दी गई थी जो 1521 में, और यहाँ पर मैगलन जलडमरू मध्य स्थित है। इसकी खोज मैगलन ने की थी और इसी के नाम पर इस जलडमरू मध्य का नाम जो है कि मैगलन जलडमरू मध्य कर दिया गया। अपनी इस यात्रा में मैगलन ने प्रशांत महासागर की गहराइयों को नापने का भी प्रयास किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिल सकी। सन 1532 में फ्रांसिस्को पिज़ारो ने पेरू की खोज की थी। दोस्तों, सवाल पूछा जाएगा कि पेरू की खोज किसने और कब की थी? तो पेरू की खोज 1532 में फ्रांसिस्को पिज़ारो ने की थी। स्मरण रहे कि खोज के इस स्वर्णिम युग में समुद्री यात्राओं का मूल उद्देश्य मैक्सिको तथा दक्षिणी अमेरिका से लूटकर भारी मात्रा में स्वर्ण तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त करना था, किंतु इस कार्य में इन यात्रियों को सफलता नहीं पाई। डेलकानो के अतिरिक्त दक्षिण और उत्तरी अमेरिका की खोज करने वालों में फ्रांसिस ड्रेक, हेडसन, बेफिन और केवट, कार्टियर, वेरिंग और हाम्बोल्ट आदि समुद्री यात्रियों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। स्पेन तथा पुर्तगाल की समुद्री यात्राओं और अभियानों से प्रोत्साहित होकर ब्रिटेन के साहसी यात्रियों ने भी अटलांटिक महासागर की यात्राएं की तथा अमेरिका में नए नए क्षेत्रों की खोज का कार्य किया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में समुद्री यात्रा करने वालों में कैप्टन जेम्स कुक पहले ऐसे यात्री थे जिनका मूल उद्देश्य महासागरों का इतिहास ज्ञात करना था। कैप्टन कुक ने कुल 3 यात्राएं की। पहली यात्रा में उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग की खोज की। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक ने की, जो इनकी पहली यात्रा थी। इसके बाद में ग्रेट बैरियर रीफ पार करने में उन्हें अपना एक जहाज़ खोना पड़ा और आर्कटिक महाद्वीप की खोज के उद्देश्य से कुक ने दूसरी समुद्री यात्रा 1772 ईस्वी में प्रारंभ की और इस यात्रा में
रिजोल्यूशन तथा एडवेंचर नामक 2 जहाज थे, किंतु दक्षिणी हिंद महासागर में 71 अंश दक्षिण अक्षांश तक जाकर हिमावरण के कारण उनका आगे जाना संभव नहीं हो सका। हालांकि इस यात्रा के दौरान उन्होंने ईस्ट टोंगा, न्यू हेब्राइडस और मार्शल्स, न्यू कैलिडोनिया तथा सोसाइटीज द्वीपों की खोज की। उनके चार्ट तैयार किए। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में साउथ जॉर्जिया तथा साउथ सैंडविच द्वीप महाद्वीपों का पता लगाया और कुक जो थे इन्होंने हैरिसन द्वारा निर्मित क्रोनोमीटर की सहायता से विभिन्न स्थानों के देशांतर शुद्धता के साथ निर्धारित किया। और तीसरे अभियान में कुक ने उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तटवर्ती क्षेत्रों की खोज की। इस यात्रा में भी उन्होंने न्यूजीलैंड, डोंगा, सोसाइटीज द्वीप समूह आदि का सर्वेक्षण किया। अंततः 1778 ईस्वी में जनवरी महीने में हवाई द्वीप की खोज की। यद्यपि उन्होंने बेरिंग जल संयोजक की यात्रा पूरी कर ली थी, किंतु वे हिमावरण के कारण अधिक उत्तर नहीं जा सके। दुर्भाग्यवश 1779 ईस्वी में हवाई द्वीप में आदिवासियों के साथ हुई झड़प में उनकी हत्या कर दी गई और जेम्स जो है कि कुक का जीवन समाप्त हो गया। कुक की खोज यात्राओं के परिणाम स्वरूप महासागरों से संबंधित अनेक वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त हुई। अंटार्कटिक ध्रुव वृत्त को पार करने वाले वह प्रथम यात्री थे। इसके अतिरिक्त समुद्र विज्ञान के विकास के लिए इनके द्वारा अनेक कार्य किए गए, जैसे अंतःसागरीय जल के तापमानों का मापन, महासागरों पर चलने वाले पवनों तथा धाराओं का प्रेक्षण तथा मापन, प्रवाल भित्ति संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़ों को एकत्रित करना, महासागरों में विभिन्न स्थानों की गहराइयों का मापन और देशांतर निर्धारित करने में हैरिसन के क्रोनोमीटर की उपयोगिता सिद्ध करना इत्यादि। ज्ञातव्य है कि हैरिसन के क्रोनोमीटर की सहायता से विश्व के सर्वप्रथम शुद्ध मानचित्र का निर्माण संभव हो सका। उन्नीसवीं शताब्दी समुद्र विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग, द गोल्डन एज ऑफ ओशियनोग्राफी, 19th सेंचुरी। जैसा कि इसके पूर्व बताया जा चुका है कि समुद्र विज्ञान का एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में वास्तविक विकास 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ध्रुवीय क्षेत्रों को छोड़कर भूतल पर स्थल खंडों तथा समुद्रों के वितरण के संबंध में सही जानकारी प्राप्त हो चुकी थी। इस सदी में जितना समुद्री यात्राओं का आयोजन किया गया, उनका मुख्य उद्देश्य महासागरों के जैविक तथा रासायनिक विशेषताओं का पता लगाना था। इसके अतिरिक्त समुद्रों के नितल के आकार, प्रकार तथा अंतःसमुद्रीय धाराओं का निरीक्षण करना भी इनका कार्य था। समुद्र विज्ञान के विकास में जिन अन्वेषकों तथा वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा, उनका संक्षिप्त विवरण आगे प्रस्तुत है। चार्ल्स विकेल्स
जो चार्ल्स विकिल्स महोदय थे ये सन 1838 में लेफ्टिनेंट चार्ल्स विकिल्स के नेतृत्व में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक अनुसंधान दल विंसेंट तथा अन्य 5 पोतों पर सवार होकर महासागरों में खोज कार्य करने हेतु निकल पड़ा। इस अनुसंधान दल के वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक विज्ञान संबंधी अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय कार्य किए। इसके फलस्वरूप उस देश में विज्ञान की इस शाखा को विशेष ख्यातिपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। इस अभियान दल के 4 वर्षों तक विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्यों को करने के उपरांत सन 1842 में अपनी यात्रा समाप्त की। इस दल ने अंटार्कटिक के पूर्व तट के विस्तृत भाग का सर्वेक्षण किया तथा इस तथ्य की पुष्टि की कि यहाँ का विस्तृत भूभाग एक महाद्वीप है। इसके अतिरिक्त इस दल ने हवाई द्वीप समूह की भी विस्तार पूर्वक खोज की। हवाई द्वीप में स्थित सबसे ऊंची ज्वालामुखी के मोना लोबा शिखर का निरीक्षण भी विकिल्स की टीम द्वारा किया गया। इसी अभियान दल में सम्मिलित सुप्रसिद्ध भूवैज्ञानिक जेडी डाना ने प्रवाल द्वीप वलय के निर्माण के संबंध में चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत की पुष्टि की। सन 1842 में यह अभियान दल वापस लौटा और उसकी विस्तृत रिपोर्ट 19 खंडों में प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट को अमेरिका की वैज्ञानिक उपलब्धियों में विशेष महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस अनुसंधान दल के समक्ष एक अत्यंत दिलचस्प भ्रांतिपूर्ण परिकल्पना की सच्चाई का भी पता लगाना था। लोगों की धारणा थी कि पृथ्वी ठोस न होकर खोखली है और उसके दोनों ध्रुवों पर स्थित विशालकाय छिद्रों से पृथ्वी के भीतर प्रवेश किया जा सकता है। अनुसंधान दल ने इस हास्यास्पद मिथक का पता लगाया और उक्त धारणा को निर्मूल सिद्ध किया। लोगों को विश्वास हो गया कि न तो पृथ्वी खोखली है और न ही ध्रुवों पर विशालकाय छिद्र ही हैं। किसी ने सच ही कहा था कि यदि विकिल्स महोदय का स्वभाव कठोर न होकर कोमल होता तो उन्हें निश्चित रूप से कैप्टन कुक महोदय जैसी ख्याति प्राप्त हुई होती तथा उनकी अन्वेषी खोजी यात्रा को चैलेंजर अभियान के समान सुप्रसिद्धि प्राप्त हुई होती। मैथ्यू फॉन्टेन मौरी संयुक्त राज्य अमेरिका की नौसेना में नौसैनिक चार्टों एवं उपकरणों के डिपों के मुख्य अधिकारी थे। उस पद पर रहते हुए उन्होंने लॉग बुक का गंभीरता से अध्ययन किया। इनमें महासागरों के विभिन्न भागों में मौसमी दशाओं तथा धारणाओं के विवरण अंकित थे। मौरी ने इनकी सहायता से धारणाओं एवं पवनों के प्रतिरूप संग्रहित किए जो नाविकों के लिए परमोपयोगी सिद्ध हुए। समुद्री दशाओं और उनके मौसम संबंधी प्रेक्षणों में एकरूपता लाने हेतु उनके द्वारा सन 1853 में ब्रुसेल्स में एक समुद्र वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया। उन्होंने तथा धाराओं का विवरण तथा फिजिकल महासागरों की सतह के प्रथम मानचित्र का निर्माण किया। जियोग्राफी ऑफ द सी की रचना की। अटलांटिक महासागर की गहराइयों को दर्शाने वाले मानचित्र के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को है। उन्होंने महासागरों के नितल से विविध प्रकार के निक्षेपों
के सैंपल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने उत्तरी पश्चिमी यूरोप की जलवायु पर गल्फ स्ट्रीम के प्रभाव की व्यापक समीक्षा की। सन 1855 में उन्होंने सर्वप्रथम समुद्रों का भौतिक भूगोल द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द सी लिखा, जो आगे चलकर समुद्र विज्ञान के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ। समुद्र विज्ञान को एक क्रमबद्ध विज्ञान के रूप में विकसित करने में मौरी महोदय का महत्वपूर्ण योगदान सर्वप्रथम प्रशंसनीय है। उन्होंने भौतिक समुद्र विज्ञान का जनक माना जाता है। भौतिक समुद्र विज्ञान का जनक मौरी महोदय को माना जाता है। चार्ल्स डार्विन। डार्विन 19वीं सदी के प्राकृतिक इतिहास में रुचि रखने वाले एक प्रमुख वैज्ञानिक थे। वीगल नामक जहाज पर युवा वैज्ञानिक ने समुद्र मार्ग के विश्व की परिकल्पना की। पैटागोनिया और टिएरा डेल फ्यूगो के तटों पर सर्वेक्षण किया और विभिन्न पर्यावरणों के नाना प्रकार के जीवों का स्थलीय एवं समुद्री सर्वेक्षण किया। उन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की तथा प्राकृतिक छांट की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इनका विशेष योगदान समुद्री जीव जगत के क्षेत्र में रहा। विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक पर्यावरणों में पाए जाने वाले जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक वनस्पतियों में पाए जाने वाले परिवर्तनों का डार्विन महोदय ने सूक्ष्म निरीक्षण किया। इसी आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि ऐसे परिवर्तन होने में युगों का समय लगता है। यद्यपि डार्विन के विचार विवादास्पद रहे, किंतु उनमें से अधिकांश वैज्ञानिक कसौटी पर खरे उतरे। सर जॉन रॉस तथा जेम्स रॉस, ये दोनों ब्रिटिश नागरिक चाचा भतीजे थे। सर रॉस ने बेफिन की खाड़ी में गहराइयों के मापन का कठिन कार्य संपादित किया और 1.8 किलोमीटर की गहराई से प्राप्त निक्षेपों में उन्हें स्टार फिश तथा कुछ कीड़े प्राप्त हुए। इनके भतीजे जेम्स रॉस ने 1839 से 43 ईस्वी के बीच अंटार्कटिका की यात्रा की तथा 7 किलोमीटर गहराई तक ध्वनन कार्य पूरा किया। इन्हें आर्कटिक तथा अंटार्कटिक के समुद्री जीवों में समानता दिखाई पड़ी। इस आधार पर उनकी मान्यता थी कि समुद्रों की गहराइयों में पाया जाने वाला जल सर्वत्र समान रूप से ठंडा होता है। एडवर्ड फारविस। फारविस महोदय ब्रिटेन के प्राकृतिक विज्ञानी थे। समुद्री जीवन विज्ञान के क्षेत्र में उनका योगदान अत्यंत सराहनीय रहा। महासागरों में समुद्री जीवों के वितरण का उन्होंने गहन अध्ययन किया। इसी आधार पर उन्होंने महासागरों को जैव कटिबंधों में विभाजित किया। उनका मत था कि महासागरों में पादपों का संकेंद्रण सतह के निकट ही रहता है। विभिन्न समुद्री जीवों का संकेंद्रण ऊपर से नीचे और घटता जाता है। इसके अनुयायियों ने कदाचित इनके निष्कर्षों को समझने में भूल की और उन सभी ने मत व्यक्त किया कि अधिक दबाव, कम तापमान और प्रकाश के अभाव में अतल गहराइयों में जीव संभव नहीं हो सकता। इसी विवाद को हल करने हेतु 1871 ईस्वी में रॉयल सोसाइटीज ने एक बड़े अभियान दल को संगठित करके समुद्र में जीवों का विवरण संबंधी तथ्यों का पता लगाने की खोज बनाई। वास्तव में रॉयल सोसाइटी की ही संतुष्टि पर चैलेंजर अभियान की योजना कार्यान्वित की जा सकी। चैलेंजर अभियान सन 1872 से 1876 ईस्वी तक चलने वाला चैलेंजर अभियान वास्तव में पहला सबसे बड़ा पूर्ण रूप से समुद्र विज्ञान से संबंधित अभियान था। इसके मुख्यतया निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला था विशाल महासागरीय बेसिनों में गहरे सागरों की भौतिक दशाओं का पता लगाना। दूसरा था महासागरों में प्रत्येक स्तर पर समुद्री जल के रासायनिक संगठन का विशेष विश्लेषण करना। इसका तीसरा कारण था महासागरों के नितल पर एकत्रित निक्षेपों के भौतिक रासायनिक गुणधर्मों एवं उनकी उत्पत्ति का परीक्षण करना। और इसका चौथा कारण था
महासागरों की विभिन्न गहराइयों में तथा इनके नितल पर जैव पदार्थों के वितरण की खोज करना। अगले हैं बीविल थॉम्सन। बीविल थॉम्सन HMS चैलेंजर नामक जहाज पर बीविल थॉम्सन के नेतृत्व में दिसंबर 1872 ईस्वी में 6 वैज्ञानिकों का एक दल इंग्लैंड से महासागरों के वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु रवाना हुआ। अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर के अधिकांश भागों का अनुसंधान करने के पश्चात सन 1876 में अभियान दल वापस आया। इस दल ने महासागरों पर कुल 1,27,500 किलोमीटर की दूरी तय की। इस अभियान में 492 स्थानों की गहराई नापी गई, 133 बार नितल के निक्षेप प्राप्त किए गए, 151 स्थानों पर समुद्र में जाल डालकर जीवों का अध्ययन किया गया और 263 स्थानों के तापमान अंकित किए गए। इस अभियान में 4717 जैव प्रजातियों को निकाला गया। मारियाना खाई में 8185 मीटर की गहराई नापकर इस अभियान दल ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया। चैलेंजर अभियान की प्रमुख उपलब्धियों में प्रवाल भित्तियों की संरचना और उत्पत्ति के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना और विश्व मानचित्र पर गंभीर समुद्री निक्षेपों का वितरण प्रदर्शित करना विशेष उल्लेखनीय है। बीविल थॉम्सन ने 1877 ईस्वी में वॉयाज ऑफ द चैलेंजर द अटलांटिक नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ में सार्गेसो समुद्र का विस्तृत विवरण, महासागरों के नितल के उच्चावच गहरे समुद्रों के निक्षेपों की उत्पत्ति एवं संचय का विवरण, तापमान संबंधी विवरण, ज्वार भाटा की स्थिति, धाराओं का मापन, जल के भौतिक रासायनिक गुणधर्मों का विस्तृत विवरण आदि प्रकाशित किए गए। इनके अतिरिक्त मौसमी दशाओं तथा चुंबकत्व आदि का विवरण, सिंधु पंकों तथा अन्य निक्षेपों के नमूनों की अतिरिक्त मौसमी दशाओं तथा नमूनों की विस्तृत विवेचना, वनस्पतियों तथा विभिन्न समुद्री जीवों का विवरण भी प्रकाशित किया गया। इस अभियान दल के द्वारा किए गए बहुआयामी अनुसंधान कार्यों का विस्तृत विवरण 50 खंडों में उपलब्ध कराया गया। जीव विज्ञान संबंधी अनुसंधान की दृष्टि से इस अभियान दल को मिली सफलता बेजोड़ मानी जाती है, किंतु दल में भौतिकी के किसी विशेषज्ञ के अभाव में महासागरीय जल संचार प्रणाली का विशेष अध्ययन नहीं किया जा सका। ज्ञातव्य है कि चैलेंजर अभियान 10 चैलेंजर एक्सपेडिशन के समाप्त होने के पश्चात 50 वर्षों की लंबी अवधि में किसी अन्य महत्वपूर्ण अभियान का आयोजन नहीं किया जा सका, किंतु अनेक छोटे अभियान दलों का महासागरों के छोटे छोटे क्षेत्रों के सर्वेक्षण का कार्य जारी रहा। एफ नानसेन डॉक्टर नानसेन नॉर्वे के अन्वेषक थे जिन्होंने उत्तरी अटलांटिक महासागर तथा ध्रुवीय क्षेत्र के अनुसंधान में विशेष रुचि ली। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र की खोज के लिए किए गए प्रयासों के परिणामों से पर्याप्त सहायता ली। इनका मुख्य उद्देश्य उत्तरी ध्रुव के आर पार के क्षेत्रों का अनुसंधान करना था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने दल में 13 साथियों को लेकर उन्होंने फ्रेम नामक विशेष प्रकार से निर्मित जहाज में सवार होकर अपनी खोज यात्रा प्रारंभ की। इस जहाज को इस प्रकार बनाया गया था कि बर्फ की मोटी चादरों का भेदन करते हुए यह आगे बढ़ सके। कुछ ऐसा ही हुआ, किंतु उत्तरी ध्रुव से 1100 किलोमीटर की दूरी पर 78 डिग्री
30:38 उत्तरी अक्षांश के पास नानसेन का जहाज बर्फ के बीच में निकल नहीं पाया। अंत में हार मारकर नानसेन को जहाज छोड़ देना पड़ा। उन्होंने अपने साथी एफ जॉनसन के साथ स्लेज पर सवार होकर उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का प्रयास किया, किंतु उनका यह प्रयास भी विफल रहा। उत्तरी ध्रुव से 364 किलोमीटर की दूरी पर ही उन दोनों को रुकना पड़ा। अंत में हार कर उन दोनों ने नॉर्वे लौटने का निर्णय लिया और विंडसवर्ड नामक ब्रिटिश जहाज में सवार होकर 13 अगस्त 1896 को वापस चले गए। उनके इस अभियान से यह सिद्ध हो गया कि उत्तरी महासागर में कोई महाद्वीप स्थित नहीं है। उत्तरी महासागर में कोई महाद्वीप स्थित नहीं है। इस बात का भी पता लगा कि ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर महासागर की सतह पर एकत्रित हुए हिम से निर्मित पैक आइस वर्ष भर निर्बाध गति से इधर उधर घूमा करता है। उत्तरी महासागर की गहराई 3000 मीटर पाई गई तथा जल का तापमान 150 से 900 मीटर के मध्य 15 डिग्री सेल्सियस अंकित किया गया। इस विशेषता वाली जल राशि को नानसेन ने उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलराशि का ही एक भाग बताया, जो आर्कटिक के कम खारे पानी के नीचे फैला था। नानसेन नामक इस वैज्ञानिक ने एक विशेष प्रकार के बोतल का निर्माण किया। इससे विभिन्न स्तरों पर किए गए समुद्री जल की लवणता तथा तापमान का शुद्धता के साथ मापन किया जाना संभव हो सका। अब दोस्तों, जो मेन खोजी दल थे उनका हम लोगों ने अध्ययन किया। और अगर ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको उपयोगी और हेल्पफुल लगे तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।